एक्सक्यूज मी, कौन है आप? यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं डॉक्टर, मैं तो सिर्फ देख रहा था। आप इसे छू रहे थे? नहीं डॉक्टर, ये मेरी होने वाली पत्नी है। मैं अंदाजा लगा रहा था कि ये कब तक ठीक हो जाएगी। लेकिन आप जानते हैं इनकी सर्जरी हो चुकी है। छूने से कई किस्म के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, कोई खतरनाक स्किन डिजीज हो सकती है। डॉक्टर, आप नहीं जानते वैसे कितना प्यार करता हूँ। I'm a very sensitive person, डॉक्टर। मुझसे इसकी ये हालत देखी नहीं जा रही डॉक्टर। So, I can understand your feelings, लेकिन आप इसे टच मत कीजिए प्लीज। I'm really sorry. शारदा जी, माया जी हॉस्पिटल से आ गई? थोड़ी देर पहले आई थी। मैं उन्हें चाय पिला कर आ रही हूँ। अब दीपा कैसी है? पहले से बेहतर है, लेकिन अभी भी चेहरे पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं। बेचारी का खाना पीना भी मुश्किल हो गया है। कब खुलेंगी उसकी पट्टियाँ? ये कहना तो मुश्किल है रघु, लेकिन पता है, माया जी बता रही थी कि अजय ने हॉस्पिटल में दीपा की अच्छी तरह से देखभाल की। हाँ, अजय अच्छे घर का लड़का लगता है। माँ बाप के अच्छे संस्कार हैं, वरना जो कुछ हुआ उसे देखने के बाद वो दीपा के लिए इतना थोड़ा ही ना करता। हाँ, ये बात तो सही है शारदा। माया जी तो यहाँ तक कह रही थी कि अगर उनका सगा बेटा भी होता ना, तो इतना बड़ा सहारा नहीं बनता जितना कि अजय उनके लिए बना है। आपको पता है, दीपा की प्लास्टिक सर्जरी की पूरी जिम्मेदारी अजय ने अपने ऊपर ले ली है। सर्जरी के पैसे अजय देगा? और नहीं तो क्या, वरना 1-1.5 लाख रुपयों का इंतजाम तुरंत माया जी कहाँ से कर पाती। हमें भी तो इतने सारे रुपयों का इंतजाम करने में थोड़ा बहुत वक्त तो लग ही जाता है। अजय का ये सेवा भाव देखकर माया जी की राय उसके लिए बदल चुकी है। उनकी राय बदलने या ना बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है शारदा। माया जी तो पहले से ही अजय को अच्छा लड़का मानती थी। अगर फर्क पड़ता है तो दीपा की राय से। और मुझे लगता है कि इस बार माया जी को गलती नहीं करनी चाहिए। बिना उससे पूछे शादी के बारे में माया जी को कोई फैसला नहीं करना चाहिए। शारदा, ये सब बातें सुनकर मेरा दिल बहुत डरने लगा है। कहीं हमारी कोई ना बड़ी होकर। नहीं रघु, हमारी कोयना के साथ ऐसा नहीं होगा। हम कोयना की शादी उसी के पसंद के लड़के से करेंगे। पता है रघु, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो माँ बाप को उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना चाहिए, उनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। अब मुझे एहसास हो रहा है शारदा की कोयना को हॉस्टल में भेजकर हम लोगों ने बिल्कुल सही किया। जिस इंसान को मैंने भगवान की तरह पूजा, उसने पतिव्रता होने का ये सिला दिया मुझे। उस प्यार को किसी दूसरे की झोली में डाल दिया जिस पर सिर्फ मेरा हक था। सारी उम्र मैं इसी गलतफहमी में जीती रही कि मेरा पति सिर्फ मेरा है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि जब इन्हें हार्ट अटैक हुआ था तो माया का कौन सा रिश्तेदार हॉस्पिटल में दाखिल था। दोनों ने ही मुझे अंधेरे में रखा। इस दर्द को मैं कैसे भूलूं? समझ में नहीं आता इस समस्या का हल क्या है। आरती को कैसे समझाऊं कि माया के साथ रिश्ता होते हुए भी मेरे दिल में उसकी उतनी ही कदर है जितनी
का गुस्सा उतरेगा, कब तनाव कम होगा हम दोनों के बीच। मुझे शायद इस बारे में उससे साफ साफ बात करनी चाहिए। रघु कहाँ गया भाभी? दिख नहीं रहा है। यहीं कहीं होंगे। क्यों? नहीं, बस यूं ही उससे बात करने को जी कर रहा था। हाँ, तुम्हारी गुड़िया जो अब यहाँ नहीं है, बहुत खालीपन महसूस हो रहा होगा ना। उसके जाने के बाद इस घर में जो खालीपन आया है वो हम लोगों के दिल में बस चुका है भाभी। लेकिन तुम तो उसके बहुत करीब थे श्याम। बचपन से तुम ही ने तो उसे पाला है। तुम ही तो उसके शामू चाचा हो। लेकिन आप भी तो माँ हैं उसकी। छोटी माँ। शब्दों के फेर से रिश्ते नहीं बदलते हैं भाभी। इस बात का एहसास तो औरों को भी होना चाहिए। एहसास तो उन्हें होगा जिन्हें महसूस हो। कोई ना चली गई भाभी, और ये जानते हुए कि ये सब रत्ना ने किया है, मैं कुछ नहीं कर सका। श्याम, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। बच्चे तो गिली मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जैसा बना बन जाते। लेकिन कोई ना वापस आएगी श्याम। उसे जो सुनहरे ख्वाब दिखाए गए, जब वो टूट जाएंगे, वो जरूर वापस आएगी। आरती, प्रसाद। आरती, मैं अपनी तरफ से हालात को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम क्या? मैं क्या? कौन हूं मैं? क्या हूं मैं? क्या हक है मेरे पास? कोई हक नहीं है मेरे पास। मेरे सारे हक और अधिकार आपने उस औरत के पास गिरवी रखे हैं। इस वक्त मेरे पास सिर्फ एक अधिकार है, झूठ और फरेब की नींव पर बने इस घर की चार दीवारी में घुट घुट के मरने का अधिकार। और ये अधिकार आप तो क्या, भगवान भी मुझसे नहीं छीन सकते। इस घर की मातमी खामोशी में जीना अब मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इस खामोशी का अंत नहीं होगा। अपने फैसले के बारे में सोच लो, क्योंकि खामोशी के साथ मरा तो जा सकता है, लेकिन जिया नहीं जा सकता। आपने बुलाया था मैम? हाँ, कोई ना। तुम सतलुज हाउस से हो ना? यस मैम। कोई ना। सतलुज हाउस की कैप्टन बता रही थी कि आजकल तुम इवनिंग स्पोर्ट्स में जाती नहीं हो। क्या बात है? क्यों नहीं जाती बेटा, बोलो। वो
आजकल मेरा खेलने में मन नहीं लगता। अरे तुम्हारी उम्र के बच्चे तो खेलने के सिवा कुछ बोलते ही नहीं, और तुम कहती हो कि तुम्हें खेलना अच्छा नहीं लगता। क्यों? इस बात का मुझे भी पता नहीं मैम। देखो बेटा, मैं जानती हूँ तुम बीमारी से उठी हो, शायद तुम्हें थोड़ी वीकनेस भी होगी, लेकिन फिर भी ग्राउंड पे जाना तो जरूरी है ना। वहाँ अटेंडेंस लगाना पड़ता है। बेशक तुम कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट मत करो, लेकिन वहाँ जाओ तो सही। अकेली रूम में बैठे क्या करती रहती हो? बोर ही होगी ना। नहीं मैम, मैं रूम में अकेली बोर नहीं होती। तो फिर क्या करती रहती हो? स्टडी? स्टडी तो मैं करती ही हूँ। और क्या करती हो? चुप क्यों हो गई? बोलो। इस बार मैं अपने साथ अपनी माँ की तस्वीर लाई हूँ, तो उनसे बातें करती हूँ। लगता है तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करती हो। हाँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। करती थी? मतलब तुम्हारी माँ नहीं है। तो दैट लेडी उस दिन तुम्हारे डैडी के साथ जो आई थी, वो कौन थी? छोटी माँ। छोटी माँ? ओह, आई कैन अंडरस्टैंड। मे आई गो ना मैम? जाओ, लेकिन ग्राउंड अटेंडेंस लगाना मत भूलना, ओके? कोई ना, कम हियर माय चाइल्ड। नेक्स्ट वीक पेरेंट्स और टीचर्स की मीटिंग है। उसके लिए पेरेंट्स को लेटर्स भी भेजे जा रहे हैं, लेकिन जैसा कि तुमने बताया कि तुम्हारी माँ नहीं है, लेकिन तुम्हारे डैडी एंड दैट लेडी, तुम्हारी छोटी माँ, वो है। तुम्हारा एडमिशन तुम्हारी गार्जियन ने कराया, तो अब हमें ये बताओ कि हम लेटर किसे भेजें? तुम्हारी गार्जियन को या तुम्हारी छोटी माँ को? मैम, लेटर मैं लिख सकती हूँ ना? ऑफ कोर्स लिख सकती हो। तो जिसको लिखना है मैं खुद लिख दूंगी। एज यू विश माय चाइल्ड। जाऊँ मैं? Yeah. Poor motherless child. तुझे समझ में नहीं आता? इतना समझाया था कि ये सब इस घर में नहीं चलेगा, सुनता नहीं है तू। और मार बेबी, और मारो, और मारो, और मारो। चुप। अब सुनो बेबी, अब सुनो कि मैं क्यों पी रहा हूं। बेबी, आज त्योहार है, त्योहार। कितनी पी है तूने? हाँ, कौन सा त्योहार है आज? हाँ बेबी, आज त्योहार है। आज मैं बहुत खुश हूँ बेबी, बहुत खुश हूँ। तो मैं क्या करूँ? बेबी, पूछो कि मैं क्यों खुश हूँ, पूछो कि मैं क्यों पी रहा हूँ। पूछो, पूछो, पूछो। क्यों पी रहे हो? हाँ बेबी, आज मैं इसलिए पी रहा हूँ क्योंकि तुम तुम्हारे मकसद में कामयाब हो गई। वो मकसद जिसके लिए तुमने इतने दिनों तक लड़ाई की। कौन सा मकसद, कौन सा त्योहार? क्या बक रहे हो लल्लू? बेबी, मैं कोयना की बात कर रहा हूं। तुमने कोयना को रघु से और शारदा से अलग कर दिया। हाँ, अलग, परमानेंटली। इसीलिए मैं पी रहा हूं बेबी। इतना बड़ा भी कोई त्योहार नहीं है। हमको तो और बहुत बड़े बड़े खेल खेलने हैं, समझे? बेबी, बेबी,
ड्राइंग बुक देख रहा था। अच्छा, जरा मैं देखूं। शाम, तुम्हें क्या लगता है कोहिनूर भी हमें उतना याद करती होगी जितना हम उसे करते हैं? क्यों नहीं करती होगी? जब हम उसे इतना प्यार करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हमसे प्यार तो करती है ना? अरे ये किसका घर है भाई? कोहिनूर का? उसने बनाया? ये देखो, टीचर ने गुड भी दे दिया। वेरी गुड। अरे वो अपने उस मकान की कहानी कहां तक पहुंची? साइट पर काम शुरू हो गया है शाम। अरे यार, तो कभी चल के हम लोग को देखना चाहिए वहां। एक दिन सवरवाल साहब हमें बुलाने आए थे, उसी दिन जिस दिन हम कोहिनूर को हॉस्टल से लेने जा रहे थे, इसीलिए हम जा नहीं पाए। अरे तो कल परसों में निकल पड़ेंगे ना। रघु, मालूम है मुझे कभी कभी कैसा महसूस होता है? कैसा महसूस होता है? यह है कि मकान बनने का सुख भी कुछ कुछ बाप बनने के सुख जैसा ही है। अब ये कितना सही है कितना गलत मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है। शाम, मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूं तुम क्या कह रहे हो। देख, बाप बनने की खबर पाके जिसमें कैसे खुशी की लहर दौड़ जाती है, सरसरे की पाँव तक। फिर हम अपने बच्चे को दिन ब दिन पलता हुआ बढ़ता हुआ देखते हैं, उसे महसूस करते हैं, है ना? ठीक वैसी ही खुशी मकान बनते हुए देख के होती है, उसे बढ़ता हुआ देख के होती है। बाप बनने से कम अहम सही, लेकिन अपना मकान होने का सपना भी जिंदगी का एक बहुत अहम सपना होता है। ये बात बिल्कुल सही है शाम। और हमारे दोनों सपने साथ साथ पूरे हो रहे हैं, है ना? शारदा, कुछ जरूरी काम कर रही हो क्या? नहीं, इतना भी ज़रूरी नहीं है। आप क्यों पूछ रहे हैं? कुछ बात करनी थी तुमसे। कहिए, क्या बात है? समझ में नहीं आ रहा शारदा, कहाँ से शुरू करूं? ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आपको इतना सोचना और समझना पड़ रहा है? शाम मुझसे नए मकान के बारे में बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था? काफी खुश हो रहा था कि साइट पर काम शुरू हो गया है। तो कह रहा था कि हम लोग सब मिलकर एक दिन साइट पर चलेंगे। आज नहीं तो कल दोबारा मुझसे वहां जाने की बात करेगा। समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे अपने साथ लेकर वहां कैसे जाऊंगा। इसमें समझ में ना आने वाली कौन सी बात है? शारदा, मैं उसे वहां लेकर जाऊंगा तो वो अपने हिस्से की बात करेगा ना मुझसे। समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसकी बात पर तो साइट पर सिर्फ निशानदेही चल रही है, लेकिन तुमने तो उसके हिस्से को ना बनाने का फैसला कर लिया है। तुम अपना फैसला बदल दो ना शारदा। अपने हिस्से के साथ साथ शाम का हिस्सा भी शुरू करवा दो। शाम को अपने साथ ही रहने दो ना। रघु, इसके बारे में हमें थोड़ा और सोचने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उस घर में शाम के साथ साथ रत्ना भी रहेगी।